स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, साल था 1853, तारीख 16 अप्रैल। जगह बॉम्बे का बोरीबंदर स्टेशन। एक 14 कैरेज की ट्रेन 400 लोगों के साथ 34 किलोमीटर का सफर तय करके ठाणे पहुंचती है। और यह छोटी सी जर्नी देश के लिए एक नई क्रांति लेकर आती है, जिस क्रांति का नाम था इंडियन रेलवेज। उस दिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह पहल एक दिन दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम कहलाएगी। वो दिन था और आज का दिन है। इंडियन रेलवेज काफी लंबा सफर तय कर चुकी है। हालांकि इसका जन्म कॉलोनियल पावर्स के द्वारा हमारे ही एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ाने के लिए हुआ था, लेकिन आजाद भारत में यह सिस्टम देश की रीढ़ की हड्डी बन गया। इसने देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई। 1,32,310 किलोमीटर के ट्रैक्स के साथ हर रोज 23 मिलियन लोग इसकी सेवा का लाभ उठाते हैं। ये लोग छोटे छोटे गांवों से लेकर मेट्रो सिटीज तक हर जगह से आते हैं। कोई पढ़ाई के लिए आता है, कोई नौकरी के लिए, कोई व्यापार के लिए, तो कोई सिर्फ घूमने के लिए। यानी ये केवल लोगों का ही नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में विकास का भी संचार करता है। इसे दुनिया का 9th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कहा जाता है। यह 1.2 लाख लोगों को रोजी रोटी देता है और देश की जीडीपी में 1.5% का कंट्रीब्यूशन भी करता है। गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में तो इसका कंट्रीब्यूशन और भी बड़ा है। 2024-25 के नवंबर तक रेलवेज ने 906.9 मिलियन टन माल ढोया, जो पिछले साल से 2.2% ज्यादा है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इंडियन रेलवे सिर्फ लोगों को ही नहीं, बल्कि देश के व्यापार को भी आगे बढ़ाता है। लेकिन जरा अब इन वीडियोस को देखिए। बीते कुछ समय से हम सभी की सोशल मीडिया फीड में इस तरह के वीडियोस की भरमार हो गई है। इनको देखकर लगता है कि देश की लाइफलाइन कहलाने वाली इंडियन रेलवेज की खुद की जिंदगी संकट में है। रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी घट रही है। ओवर क्राउडिंग और मिसमैनेजमेंट हर दिन एक से बढ़कर एक खतरे पैदा कर रहे हैं। जलगांव और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए स्टैम्पिड जैसे हादसे सुरक्षा की चरमराती हालत को एक्सपोज करते हैं। 97% ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफिकेशन के बावजूद 95% दुर्घटनाएं ड्राइवर एरर्स से हो रही हैं, जो इनके एम्प्लॉयज की पुअर कंडीशंस को दिखाती हैं। ऊपर से इस सेक्टर की आर्थिक तंगी किसी भी इंप्रूवमेंट को नामुमकिन सा बना देती है। फ्रेट ट्रांसपोर्ट भी 80% से घटकर 29% रह गया है, जो कि रेलवेज के कॉम्पिटिटिव एज को भी कमजोर कर रहा है। 2025-26 के बजट में रेलवेज को 2.52 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वो इसकी हालत को सुधारने के लिए काफी नहीं है। कुल मिलाकर इंडियन रेलवेज आज अपने सफर के बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी है। यदि इस डायरेक्शन में तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया तो यह सिस्टम पटरी से उतर सकता है, जिसकी वजह से इस पर निर्भर लोग और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इसी क्राइसिस को डिकोड करेंगे। अगर आप भी इसके सभी पहलुओं को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस चर्चा में एंड तक बने रहिएगा। आइए अब इस चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। दोस्तों, आइए रेलवेज के फाइनेंसेस से ही शुरू करते हैं। इंडियन रेलवेज देश की इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी रहा है, इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई दशकों तक इसका एक सेपरेट बजट आता था। 1924 में पहली बार एकवर्थ कमेटी की रिकमेंडेशंस पर एक सेपरेट रेलवे बजट की शुरुआत हुई थी, लेकिन पूरे 92 ईयर्स के बाद 2016 में इसे यूनियन बजट में मर्ज कर दिया गया। लॉजिक यह था कि इससे प्लानिंग स्मूथ होगी, रिसोर्सेज इंटीग्रेट होंगे और रेलवेज का मैनेजमेंट एक हॉलिस्टिक अप्रोच पा सकेगा। लेकिन उसके बावजूद आज ये सेक्टर बहुत बड़े फाइनेंशियल मेस में दिखाई देता है। उस पर आने से पहले आपको बता दें कि इंडियन रेलवेज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है। 1951 में इसे 42 रेलवे कंपनीज को मर्ज करके बनाया गया था और अब यह देश भर में 18 जोन्स मैनेज करता है।
इंडियन रेलवेज का नेटवर्क एक्सप्रेस, पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन से मिलकर बनता है। हर साल ये बिलियंस ऑफ पैसेंजर्स और मिलियंस ऑफ टन्स का फ्रेट कैरी करता है। इसकी कमाई मुख्य तौर पर पैसेंजर फेयर्स, फ्रेट चार्जेस और थोड़ी बहुत नॉन फेयर सोर्सेज जैसे कि एड्स, स्टेशन का रीडेवलपमेंट और रेलवे लैंड की लीजिंग से आती है। लेकिन इस सिस्टम की एक पुरानी समस्या यह है कि इसका ऑपरेटिंग रेशियो यानी कि ओआर बहुत हाई है, मतलब कमाई से ज्यादा खर्चा हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2022-23 में इंडियन रेलवेज ने पैसेंजर सर्विसेज से 63,416 करोड़ रुपए कमाए, जबकि फ्रेट से इसकी कमाई 1,60,158 करोड़ की हुई। यानी रेलवेज का लगभग 66% रेवेन्यू तो फ्रेट से आता है। लेकिन 2022-23 में पैसेंजर सर्विसेज का ओआर 180.82 था, यानी हर 100 रुपीज की कमाई पर 181 रुपीज खर्च किए गए। अगर आपने कभी गौर किया हो तो हर टिकट पर यह लिखा होता है कि पैसेंजर फेयर से टोटल 57% कॉस्ट ही रिकवर होता है और 43% लॉस बनता है। इसीलिए 2022-23 में पैसेंजर बिजनेस में 58,998 करोड़ का नुकसान हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन रेलवेज को एसी 3 टियर के अलावा हर क्लास में लॉस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लॉस आखिर पूरा कहां से होता है, तो इसका जवाब है फ्रेट। फ्रेट का ओआर 66.97 है और इसने अपनी 1,60,159 करोड़ की कमाई में से 56,330 करोड़ का सरप्लस दिया है। यही सरप्लस पैसेंजर बिजनेस के लॉस को कवर करता है। लेकिन यह क्रॉस सब्सिडी एक पुराना फॉर्मूला है जो आज के समय में लड़खड़ाता नजर आ रहा है। फ्रेट बिजनेस पर यह निर्भरता इंडियन रेलवेज के लिए बहुत खतरनाक भी है और जब तक इंडियन रेलवेज अपने ओआर में सुधार नहीं करता, उसके सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस में इन्वेस्टमेंट भी कमजोर पड़ते रहेंगे। असल में पैसेंजर बिजनेस को फ्रेट रेवेन्यू से सब्सिडाइज करने की वजह से फ्रेट बिजनेस की इकोनॉमी डिस्टॉर्ट होती है। रेलवेज की फाइनेंशियल हेल्थ फ्रेट पर इतनी डिपेंडेंट है कि इसका रेवेन्यू किसी भी हाल में स्टेबल रखना पड़ता है। जैसे पैसेंजर रेट्स को सस्ता रखने के लिए फ्रेट रेट्स को हाई रखना पड़ता है और हाई रेट्स की वजह से ही फ्रेट का मार्केट रोड नेटवर्क की ओर फिसलता जा रहा है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब बात है। जिसका शेयर रेलवेज में कभी 80% हुआ करता था, अब सिर्फ 29% रह गया है। यहां तक कि रोडवेज ने पैसेंजर ट्रैफिक का भी एक बड़ा हिस्सा छीन लिया है। ऊपर से फ्रेट का 48% वॉल्यूम और 50% रेवेन्यू कोल पर निर्भर करता है। लेकिन देश कोल कम यूज करने वाले एनर्जी सिस्टम की तरफ जा रहा है, जिससे फ्रेट बिजनेस का यह शेयर भी कम हो सकता है। इसीलिए रेलवेज को नए रेवेन्यू सोर्स ढूंढने होंगे। खैर, अब यदि पैसेंजर्स की प्राइसिंग पर वापस आ जाएं तो इंडियन रेलवेज का फेयर स्ट्रक्चर टेलीस्कोपिक रेटिंग पर चलता है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, पर किलोमीटर का रेट कम होते जाता है। भारत जैसे देश में ट्रेन करोड़ों लोगों के लिए लंबी दूरी का एकमात्र सहारा होती हैं। मिसाल के तौर पर केरला एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम से न्यू दिल्ली तक 3033 किलोमीटर चलती है और मुंबई डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 3147 किलोमीटर कवर करती है। और टेलीस्कोपिक रेटिंग इस अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन करने में काफी मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें समस्या क्या है, तो आपको बता दें कि 2012 और 2013 इंडियन रेलवेज के पीक ईयर्स थे, जब इससे 8.4 बिलियन पैसेंजर्स ट्रेवल करते थे। लेकिन अब इंडियन रेलवेज के पैसेंजर्स की वॉल्यूम में भारी गिरावट आई है। उदाहरण के लिए 2022-23 में टोटल 6,396 मिलियन पैसेंजर्स ने रेलवे से ट्रेवल किया। और तो और लोअर क्लास पैसेंजर्स का वॉल्यूम कोविड के 2-2.5 साल बाद भी रिकवर नहीं हो पाया है। लेकिन इसके बावजूद रेलवेज का रेवेन्यू 2012-13 से 2023-24 तक 133% बढ़ा है और इसका कारण टिकट की कीमतों में हुई बढ़ोतरी है। प्लस 2020 में 500 सेकंड क्लास ऑर्डिनरी ट्रेन को मेल या फिर एक्सप्रेस में कन्वर्ट किया गया, जिससे फेयर्स 86% तक बढ़ गए। सेकंड क्लास ऑर्डिनरी ट्रेन का शेयर 28.5% से घटकर 3.9% हुआ है, जबकि सेकंड क्लास मेल या एक्सप्रेस और अपर क्लास का शेयर बढ़ा दिया गया है। सेकंड क्लास सीट्स और बर्थ्स का शेयर भी 86% से 72% हो गया और अपर क्लास बर्थ्स पर ज्यादा फोकस दिया गया है। यह शिफ्ट रेवेन्यू तो बढ़ा रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए ट्रैवल टफ होते जा रहा है। ऐसे में यदि पैसेंजर्स फेयर्स को बढ़ाया जाता है तो उससे ऑलरेडी घट रहा ट्रैफिक और भी कम हो जाएगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, इंडियन रेलवेज को फाइनेंशियली ठीक करने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहला, कॉस्ट एफिशिएंसी। एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टैंडिंग कमिटी बनाकर इन एफिशिएंसीज को खत्म करना होगा। और दूसरा है गवर्नमेंट सब्सिडी। ग्रॉस बजटरी सपोर्ट को 2 अलग अलग ब्रैकेट्स में बांटना होगा।
एक इंडियन रेलवेज के पैसेंजर लॉसेस को कवर करने के लिए और दूसरा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि डेवलपमेंट और सेफ्टी दोनों बैलेंस किया जा सके। इससे पैसेंजर सेगमेंट को क्रॉस सब्सिडाइज करने का बर्डन भी कम हो जाएगा। फिर फ्रेट बिजनेस अपने रेट्स को धीरे धीरे बढ़ाकर अपना मार्केट शेयर बढ़ाने पर ध्यान दे सकता है। इसके साथ ही टिकट रेट्स के स्लैब बेस्ड स्ट्रक्चर को किलोमीटर बेस्ड रेट स्ट्रक्चर से बदलने की जरूरत है। स्लैब चेंज होने पर रेट्स में छलांग के बजाय रेट को हर किलोमीटर के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। अभी 501 या 550 किलोमीटर तक रेट सेम है, लेकिन 551 किलोमीटर पर टिकट के रेट में लगभग 50 रुपीज का जंप होता है। नए सिस्टम में हर किलोमीटर पर 1 रुपए से कम का इंक्रीज होगा। यह सिंपल चेंज रेवेन्यू और नेटवर्क पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को बेटर कर सकता है। इसके साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स भी इंडियन रेलवेज का ट्रांसपोर्टेशन गेम बदलने का मौका देते हैं। डीएफसीज का ईस्टर्न कॉरिडोर पूरा हो गया है और वेस्टर्न कॉरिडोर 90% रेडी है, लेकिन फ्रेट परफॉर्मेंस में अभी तक कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। असल में यह प्रोजेक्ट सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनाया गया था, ताकि भारत के भीड़ भाड़ वाले रेल नेटवर्क को थोड़ा स्पेस मिल सके, क्योंकि वहां पैसेंजर और फ्रेट ट्रैफिक दोनों को एक ही ट्रैक पर चलाना मुश्किल होता है। आपको बता दें कि वेस्टर्न डीएफसी जो यूपी के दादरी से नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है, और ईस्टर्न डीएफसी जो पंजाब के लुधियाना से वेस्ट बंगाल के डानकुनी तक जाता है, इन दोनों कॉरिडोर से इंडियन रेलवेज के टोटल फ्रेट का लगभग 70% ट्रांसपोर्ट होने की उम्मीद है। लेकिन इस नेटवर्क का फुल यूज करने के लिए इंडियन रेलवेज को अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी बदलनी होगी। इंडियन रेलवेज नेटवर्क पर शेड्यूल्ड पैसेंजर ट्रेन्स की वजह से फ्रेट शेड्यूल नहीं होता था, लेकिन डेडिकेटेड कॉरिडोर पर शेड्यूल्ड फ्रेट ट्रेन्स हो सकते हैं। साथ ही साथ फिक्स्ड ट्रांजिट पर बेटर स्पीड्स के साथ बेटर प्राइसिंग ऑफर की जा सकती है। साथ ही इंटरचेंज पॉइंट्स पर जो डिलेज होते हैं, शेड्यूल्ड ट्रेन इस मसले को भी सॉल्व कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडियन रेलवेज को प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर्स को ज्यादा रोल देना चाहिए। 2010 में ऑटोमोबाइल ट्रेन ऑपरेटर्स की स्कीम आई थी, लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज हमें एक प्राइवेट फ्रेट स्कीम और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसी के आइडिया को वापस लाना चाहिए। फिलहाल इंडियन रेलवेज एक प्लेयर और रेगुलेटर दोनों का रोल निभा रहा है, जो प्राइवेट ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। खैर दोस्तों, अब यदि हम इंडियन रेलवेज की अगली बड़ी समस्या पर बात करें, तो इस सेक्टर में मैन पावर क्राइसिस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। यह समस्या रेलवे की सेफ्टी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाती है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि इंडियन रेलवे का रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत स्लो और इनसफिशिएंट है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक 2024 में 1.52 लाख सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट्स खाली थी, जो कि टोटल सैंक्शनड पोस्ट्स का कुल 15% थी। ट्रेन्स की मूवमेंट को मैनेज करने वाले ट्रेन कंट्रोलर्स की भी यही सिचुएशन है। इंडियन रेलवेज में इनकी सैंक्शनड स्ट्रेंथ 3000 है, पर सिर्फ 2500 लोग ही ड्यूटी पर हैं। इन्हें भी हफ्ते में एक दिन की प्रॉपर छुट्टी नहीं मिलती। इसके अलावा हर साल लगभग 20,000 कर्मचारी रिटायर होते हैं। 2010 से 2020 में 2 लाख रिटायर हुए, जबकि भर्ती सिर्फ 1.5 लाख की हुई। 2020 से 24 के बीच 80,000 रिटायर हुए, लेकिन सिर्फ 50,000 नए कर्मचारी आए। इस मिसमैच से शॉर्टेज का साफ पता चलता है। और तो और 2022 में इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के लिए 150 कैंडिडेट्स मांगे गए थे, लेकिन सिर्फ 130 सेलेक्ट हुए और उनमें से भी सिर्फ 40 ने ट्रेनिंग ज्वाइन की। 2023 में भी ये सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई। 150 पोस्ट्स के लिए सिर्फ 84 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। कुछ जोन्स में तो मैन पावर रैशनलाइजेशन के नाम पर पोस्ट्स को सरेंडर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, साउथ सेंट्रल रेलवे ने 2024-25 में 1839 पोस्ट्स को कम करने का प्लान बनाया है। इस शॉर्टेज की वजह से एग्जिस्टिंग स्टाफ पर वर्कलोड ज्यादा बढ़ रहा है। मौजूदा कर्मचारी ओवरटाइम करने के लिए मजबूर हैं। कुछ एम्प्लॉइज 16 घंटे तक कंटिन्यूअस शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ केसेस में लोको पायलट्स वीक में 104 आवर्स की जगह 124 आवर्स तक काम कर रहे हैं। इससे उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, जो ह्यूमन एरर और एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए 2023 में 120 डिरेलमेंट्स हुए हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 40% डिरेलमेंट्स का कारण रेलवेज की स्टाफ शॉर्टेज है। ड्राइवर की थकान, लापरवाही, कम्युनिकेशन में गड़बड़ और ट्रेनिंग की कमी भी एक्सीडेंट्स का बड़ा रीजन है। 2012 में बनी सेफ्टी कमेटी फॉर इंडियन रेलवे ने
इंडियन रेलवे में 1:100 स्टाफ टू ट्रेन रेशियो की बात की थी, लेकिन अब ये 1:150 हो गया है। हालांकि इस क्राइसिस से डील करने के लिए रेलवे बोर्ड ने कुछ कदम भी उठाए हैं। इस क्राइसिस से डील करने के लिए 2024 के एंड में 25,000 वैकेंसीज भरने का प्लान बनाया गया है। 65 ईयर्स से कम उम्र के रिटायर्ड रेलवे स्टाफ्स को 2 ईयर्स के लिए दोबारा नौकरी देने की स्कीम भी शुरू की गई है, लेकिन यह सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। 2024 में कवच के लिए 12,000 इंजीनियर्स भी ट्रेन किए गए, लेकिन लोको पायलट्स और ट्रैकमैन की ट्रेनिंग और भर्ती पर भी ध्यान देने की बहुत अर्जेंट नीड है। इंडियन रेलवेज की इस मैन पावर क्राइसिस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए स्पीडी रिक्रूटमेंट, बेटर वर्किंग कंडीशंस और लॉन्ग टर्म मैन पावर प्लानिंग की जरूरत है। इस सब के साथ साथ इंडियन रेलवेज की बुरी हालत का एक बड़ा कारण इसका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इसका प्रमाण देने के लिए ये नंबर्स ही काफी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 5 सालों में 200 बड़े रेलवे एक्सीडेंट्स हुए हैं। पिछले कुछ सालों में बढ़ते डिरेलमेंट्स का कारण भी ट्रैक्स की खराब मेंटेनेंस, ऑपरेशनल मिस्टेक्स और पुराने सिग्नलिंग सिस्टम्स हैं। इंडिया का इंडिजिनस ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कवच अभी कुल 1548 रूट किलोमीटर पर इंप्लीमेंट हुआ है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर्स के 3000 रूट किलोमीटर पर कवच का इंप्लीमेंटेशन अभी चल ही रहा है। यहां समस्या यह है कि अभी तक इस सिस्टम को देश के पूरे रेलवे रूट्स पर इंस्टॉल ही नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इसका रियल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा ओवरक्राउडिंग और ओवरलोडिंग ने सिचुएशन को और भी ज्यादा क्रिटिकल बना दिया है। भीड़ वाली ट्रेन्स, ट्रैक्स और रोलिंग स्टॉक पे दबाव डालती हैं। साथ ही साथ गुड्स ट्रेन्स का हैवी लोड डिरेलमेंट्स का खतरा बढ़ाता है। कई मेन रूट्स पर ट्रैक अपनी रेटेड क्षमता के 140 to 150% से अधिक का लोड झेल रहे हैं। एक रेलवे सेफ्टी एक्सपर्ट के मुताबिक रोलिंग स्टॉक्स, वैगन्स और कोचेस के मेंटेनेंस में स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते, जो हमारे रेलवेज का टोटल फेलियर है। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए इंडियन रेलवेज सिग्नलिंग और टेलीकॉम में टेक अपग्रेड करने का काम कर रही है। 15,000 किलोमीटर पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लगाया गया है। कवच का इंप्लीमेंटेशन भी तेजी से चल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क में बिना ट्रेन रोके कवच लगाना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ कवच सभी तरह के कोलिजन्स को भी नहीं रोक सकता। साइड ट्रैक कोलिजन्स पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। और तो और इंडियन रेलवेज के पास टोटल 1,40,000 किलोमीटर का ट्रैक नेटवर्क है। इसमें से बहुत सारे ट्रैक्स पुराने हो चुके हैं और उन्हें रिन्यू करने की जरूरत है। लेकिन कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रैक रिन्यूअल के लिए 1 लाख करोड़ रुपीस का बैकलॉग है। इसके अलावा यहां एक और चिंता की बात यह है कि बजट में रेलवे रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन वो रेवेन्यू सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा। उदाहरण के लिए 2025-26 के बजट में ट्रैक रिन्यूअल के लिए टोटल 22,800 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। न्यू दिल्ली स्टेशन जैसे बड़े स्टेशन पर रोज 5 लाख यात्री आते हैं, लेकिन यहां केवल 16 प्लेटफॉर्म्स ही मौजूद हैं। और यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि इंडिया का रेल नेटवर्क दुनिया में सिंगल मैनेजमेंट के अंडर सबसे बड़ा नेटवर्क है। रेलवेज बोर्ड इसका पूरा इंफ्रा संभालता है और ऐसे सिस्टम की कुछ अवॉइडेबल लिमिटेशंस होती हैं जो इंडियन रेलवेज में साफ नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, इन सभी मुद्दों को देखते हुए यह साफ है कि इंडियन रेलवेज को अपने बुनियादी ढांचे, सुरक्षा व्यवस्था और आम यात्री की सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। ये रेलवेज की प्रगति के लिए ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। पिछले 1 दशक में रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन में 13 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए गए। इलेक्ट्रिफिकेशन 95% तक पहुंच गई है, ट्रैक लेंथ बढ़ा दी गई है और रोलिंग स्टॉक में एडिशंस किए गए हैं। सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम्स में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। मैकेनिकल सिग्नलिंग को हटाकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग यानी ईआई सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। कवच में नवंबर 2024 तक 1547 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। नवंबर 2024 में ताजपुर स्टेशन पर पहली बार डायरेक्ट ड्राइव इंटरलॉकिंग सिस्टम भी कमीशन कर दिया गया है। साथ ही साथ पैसेंजर एक्सपीरियंस बेटर बनाने के लिए 1351 स्टेशन पर ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड्स, 866 स्टेशंस पर कोच गाइडेंस सिस्टम्स और 6112 स्टेशंस पर वाईफाई की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। और तो और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत 1900 स्टेशंस पर 2163 आउटलेट्स चल रहे हैं, जो 79,380 लोकल आर्टिजन्स को अपने प्रोडक्ट्स बेचने का प्लेटफॉर्म देते हैं। हाई डेंसिटी रूट्स पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग यानी एबीएस का काम भी तेजी से चल रहा है।
फाइनेंशियल ईयर 25 में 720 रूट किलोमीटर्स का काम कंप्लीट हो चुका है, जिससे टोटल एबीएस कवरेज 4906 किलोमीटर तक पहुंच गई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस दिशा में ग्रोथ अभी भी काफी स्लो है। तो कुल मिलाकर हमें सही दिशा में सुधार करने के साथ साथ रेलवे की स्पीड और एफिशिएंसी को भी बढ़ाने की जरूरत है, वरना ये अनकंट्रोल्ड डिलेज, जानलेवा दुर्घटनाएं और ऑपरेशनल लॉसेस देश के विकास की राह में एक बड़ी रुकावट बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।